नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट की, खबर की। और खबर जुड़ी हुई है राजस्थान में, राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, गोविंद सिंह डोटासरा, और साथ में एक निर्दलीय विधायक और हैं, हुडला। उन दोनों के घर पे और उनके निजी आवास जो सीकर में है और साथ में जो जयपुर के जो उनके आवास है, उनके ऊपर ईडी की बहुत बड़ी एक रेड पड़ी है। वो अभी चल भी रही है, जहां तक अभी जो अपडेट था। खैर, इस पूरी खबर का विश्लेषण करते हैं। इसके बाद में लोगों के क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। और आरोप लगाना उनका वाजिब भी है, लगाना भी चाहिए। क्यों लगाना चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इस बड़ी खबर पे अपडेट के हम बात करें कि आखिर जो है वो ईडी, अगर अशोक गहलोत के हम स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि मैं पहले ही कह रहा था कि ईडी जो है वो चुनाव में एक्टिव मोड पे आ जाती है और ऐसा कुछ होने वाला है। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है उनका स्टेटमेंट है। खैर, जैसे ही चुनाव आयोग ने 25 नवंबर की जो तारीख की थी, उसके बाद में राजस्थान में आचार संहिता लग गई। तो अब जो योजनाएं हैं उनके ऊपर जो भी चीजें जो है वो मुख्यमंत्री, एक इसको कह सकते हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अभी वो काम कर रहे हैं। अब मामला जुड़ा हुआ किस चीज से है, पहले हम उसको समझते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सुर्खियों में, अभी अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कि चुनाव आने से ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो इसमें लग नहीं रहा। ये एक राजनीतिक, जिसको हम कहते हैं कि स्टंट होते हैं, जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी अपना पक्ष रखती है और कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखती है। लेकिन मामला जो है वो अभी से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला जुड़ा हुआ है गोविंद सिंह डोटासरा का। सबसे पहले जो है वो नाम उछला था, आपको पता होगा, आरएएस के एग्जाम में। और आरएएस की जब एग्जाम हुई थी 2018 के बाद की अगर हम बात करें, तो उस एग्जाम में उस वक्त शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री का पद जो था वो गोविंद सिंह डोटासरा के पास में था। और गोविंद सिंह डोटासरा के 3 रिश्तेदार जो है वो आरएएस में सिलेक्शन उनका होता है। उसके बाद में ये खबर उछल जाती है। अब क्यों उछलती है उसके पीछे की रीजन भी मैं बता देता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू, उनकी बहन और उनकी पुत्रवधू का भाई गौरव, उनकी पुत्रवधू प्रतिभा और उनके जो सिस्टर है प्रतिभा की प्रभा, इन तीनों का सिलेक्शन जो है वो आरएएस एग्जाम में हो जाता है। अब आरोप ये लगते हैं कि इसमें जो है वो शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं जो है वो सिफारिश लगाई है। और इस जिसको हम कहते हैं कि इस जो दावा है, जो ये किया जा रहा था कि इसमें जो है वो शिक्षा मंत्री की सिफारिश है, तो ये और मजबूत तब हो जाता है जब उस वक्त की आरएस की जो टॉपर थी मुक्ता राव, उस मुक्ता राव के इंटरव्यू में उसको मार्क्स मिलते हैं 77, 100 में से 77 मार्क्स। और ओवरऑल अगर हम देखें तो आरएएस एग्जाम की वो टॉपर थी। और ये, अब बात करते हैं इनके रिश्तेदारों की, कि इनके रिश्तेदार जो है, फिर उनका स्टेटमेंट आया था कि इसमें जो है वो मेहनती हैं, तो जो भी लगेगा उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इन्होंने अपनी मेहनत की है और मेहनत के बाद में एग्जाम दी और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। तो इसके ऊपर अंगुली कब उठी? तो जब इसकी अगर पूरे हम तह तक जाते हैं मामले की, तो तह तक जाते हैं तो हमें पता चलता है, एक अंदाजा लगता है। शायद मैं आपको ये चीज बताऊंगा तो उसके बाद में आप भी अंदाजा लगाओगे। क्योंकि ये तीनों के ही अगर रिटन एग्जाम की हम बात करें तो 50% से भी कम मार्क्स थे। तो यहां पे जो है वो सक्की सुई और ज्यादा जो है वो घूमना शुरू हो जाती है कि 50 रिटन में जो है, जो लिखित एग्जाम था आरएएस का, उसमें 50% से कम अंक आते हैं और इंटरव्यू में जाते एकाएक 100 में से 80 अंक आते हैं और वो इंटरव्यू में टॉप कर जाते हैं और आरएएस में सिलेक्शन हो जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले गौरव की, जो डोटासरा की जो पुत्रवधू है प्रतिभा, उसका भाई है। उस गौरव की अगर हम एग्जाम की बात करें तो उसके लिखित परीक्षा में 4 पेपर में फर्स्ट पेपर में उसके जो मार्क्स है वो है, आप नोट कर लीजिएगा, 48.75, लगभग 48% जो है उसके फर्स्ट पेपर के मार्क्स हैं। दूसरे पेपर के हैं 41.25, लगभग 40% मार्क्स। तीसरे पेपर में है 50 और चौथे में है 49।
तो एक पेपर में आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक में 48.75 मान लेते हैं, 49% या 49% अंक उसके है, दूसरे में 41, तीसरे में जो है वो 50 और चौथे में है 49। तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो एवरेज इनका 50% भी नहीं होता, हाफ भी नहीं होता। लेकिन ये रिटर्न का है, लिखित परीक्षा का उनका रिजल्ट है, लेकिन उनको इंटरव्यू में वो टॉप करते हैं तीनों और एक समान अंक मिलते हैं 100 में से 80 मार्क्स। तो अब एक आपको अंदाजा लग गया होगा कि लिखित और इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है कि जिसके लिखित में मार्क्स नहीं आए उसके इंटरव्यू में इतने पूरे में से 100 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं, और जो लिखित में जो टॉप करता है उसके 77% मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। इसके बाद में जो है, अब हम बात करते हैं उनकी प्रतिभा है उनकी सिस्टर की। तो उसके भी जो है वो चारों सब्जेक्ट के मैं मार्क्स बता देता हूं, चारों पेपर के। पहला जो पेपर है 41, दूसरा जो है वो 48, तीसरा 49 और चौथा है 45। तो यहां पे भी वो कहीं ना कहीं जो है वो फिट नहीं बैठ रही, यहां पे भी 50% से अंक जो है वो प्रभा के भी कम है। फिर हम आ जाते हैं उनकी पुत्रवधू के। तो पुत्रवधू के जो मार्क्स है, फर्स्ट पेपर के 46, सेकंड के 48, थर्ड के 51 और फोर्थ के 56। मतलब यहां पे उनके जो है एवरेजन मार्क्स जो है वो 50% के आसपास है। तो अब आप एक बार सोच के देखिए कि रिटर्न एग्जाम में उनके मार्क्स नहीं आते, वो एक एवरेज स्टूडेंट की कम उसमें आते हैं, गिनती में आते हैं। लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जो है वो मेरिट में आते हैं, टॉप करते हैं तीनों, और उनका आरएस में सिलेक्शन हो जाता है, और ये तीनों एक ही घर के जो है वो सदस्य हैं। तो अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इसमें हम किसी पे ना कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना बीजेपी की बात कर रहे हैं। आरोप लगाने के लिए हम बीजेपी पे भी लगा सकते हैं और कांग्रेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनके कितने मार्क्स आते हैं ये आपको अंदाजा होगा। और उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, और आरएस का जो एग्जाम है वो कौन सी संस्था लेती है, आरपीएससी। और आरपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो कहीं भी जो आप देख लीजिएगा ये एक राजनीतिक पद होता है। अब इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद जो है एक बार इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता होगा उसके बाद में सामान्य विज्ञान का टीचर्स की जो सीनियर जो वैकेंसी होती है उसका एक पेपर होता है, और उस पेपर में जो है वो 55 विद्यार्थी जो है वो बस से एग्जाम देने जाते हैं, और रात को जो है उनको पेपर सॉल्व कराया जाता है बस में। और ये बात भी जो है वो वीडियो वायरल होता है, और उसके बाद में पेपर लीक की खबर आती है, और आरोप लगते हैं बाबूलाल कटारा, जो कि गोविंद सिंह जो डोटासरा है उनके खास जो है वो घनिष्ठ माने जाते हैं, आरपीएससी के सदस्य। और आरोप ये भी थे कि बाबूलाल कटारा इसने ही जो है वो पेपर आउट कराया था, और ये पेपर जो आउट इसका जो सौदा किया था वो किया था शेर सिंह और कोई मनोज मीना ऐसे कुछ कोई नाम का एक शिक्षक है जिसको निलंबित भी कर दिया गया। उसको जो है ये 23 लाख रुपए में इस पेपर का सौदा हुआ था, और ये जो खुलासा है ये उदयपुर की पुलिस ने किया था, और पुलिस जो है वो सरकार के अंडर में ही आती है। अब ये किसी ईडी की बात नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में जो है जो और भी जो इस ग्रुप से जुड़े हुए थे और जो स्टूडेंट्स जो उस बस में गए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था, और उनसे जो है वो पूछताछ भी हुई थी, और उनके बयान भी जो है इसके बाद में लिए गए थे। तो ये जो है ये सारा प्रकरण था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी जो भर्तियां हैं। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में हर बार जो है हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा था, और भर्तियां जो है वो रद्द होती जा रही थी। तो अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर जो 55 बच्चे जो थे जो उस बस में सवार थे और जिनको पेपर मिला था, अगर वो बात लीक जो है वो लीक ना होती, अगर वो आउट ना होती और अगर वो पेपर देते तो उनका सिलेक्शन तो पक्का था। अब आगे उनसे कितने में सौदा हुआ ये हम नहीं कह सकते। ये बड़े एक भ्रष्टाचार का जो कहते हैं, और उसमें एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम आया था जिसके आपको पता होगा, बाबूलाल शरण आई थिंक उसका नाम था। और फिर उसके बाद में उनको जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया था, उनके घर पे तोड़फोड़ बुलडोजर भी चलाया था। ये खैर चलो वो अलग चीजें हैं। और शेर सिंह को तो जो है उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक पूरा प्रकरण था। और उसके बाद में अब जो है वो ईडी इस पे जो है वो कार्रवाई करती जा रही है, और ईडी की कार्रवाई तब बढ़ जाती है जब आपको पता होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने जो है वो ईडी में एक लिखित में एक कंप्लेंट दी थी मनी लॉन्ड्रिंग की,
और उसके बाद में गणपति प्लाजा में आपको पता होगा 500 से ज़्यादा लोगों में उन्होंने दावा किया था कि टोटल जो है वो आई थिंक रॉयरा वॉलेट्स जो थे उसमें जो कंपनी है उसके 1100 लॉकर में उन्होंने दावा किया था कि इसमें जो है वो जिसको हम कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है सरकार से जुड़े हुए लोगों का पैसा रखा हुआ है और इसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का नकदी और सोना जो है वो रखा हुआ है। और उसके बाद में आपको पता होगा एक डॉक्टर दानिश अली था, एक आपको पता होगा इदरीस हसन, जो जिनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने हज की जो यात्रा हुई थी उसमें सब्सिडी को लेके और गवर्नमेंट की जो योजना थी उसमें कुछ गड़बड़ी की थी और उसमें जो पैसा कमाया वो पैसा उसने लॉकर में रख दिया था। तो ये मोटे तौर पे, इसके अलावा रावत मिष्ठान भंडार वाले के एक लॉकर में जो है वो हम पे भी 30 लाख के आसपास के जो है वो नकदी मिली थी। तो ये एक पूरा प्रकरण जो है ये इसके बाद में शुरू हुआ था और उसके बाद में ये ईडी का जो है उसी को लेके आगे की जो ये कार्रवाई थी। लेकिन अब जैसे कि इलेक्शन जो है वो सामने है तो अब ये आरोप लगाए जाएंगे कि ये सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी या इसको हम कहते हैं कि मोदी ने करवाया है। अब ईडी की भी कहीं भी रेड होगी वो मोदी ने करवाई है। ये एक राजनीतिक स्टंट है, जबकि इसकी जो प्रक्रिया की अगर हम बात करें ये तैयारी कब से चल रही है तो ये तैयारी जो है गोविंद सिंह डोटासरा को आपको पता होगा उसके बाद में शिक्षा मंत्री के पद से जो है वो इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट आपको बता देता हूं इस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर आरोप थे और उन्हीं के जो है वो रिश्तेदार की जो है वो कोचिंग सेंटर भी सिक्कर में जो है वो बताया जाता है जहां से बहुत सारे बच्चे जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और साथ में एक और खबर इसमें यह भी थी कि इसमें जो अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत उनको भी जो है वो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया है। ये इसमें बड़ी अपडेट है। इसलिए अगर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को अगर सम्मन जारी हुआ है तो इसके बाद में अशोक गहलोत का इसके ऊपर स्टेटमेंट आना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है अभी भी पीसीसी के अध्यक्ष है, राजस्थान की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष है और उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। अब जब तक ईडी का जो है स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि उनके घर से उनको कौन से कागजात मिले या क्या सबूत मिले, तब तक हम इसमें ये किसी को आरोपित नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आनंद फानन में जल्दबाजी में कभी भी जो है मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई जो है वो वीडियो बनाए और डाले, किसी के ऊपर आरोप लगाए। तो इस खबर पे जो है वो पूरी नजर रखनी चाहिए और नजर रखने के बाद में इसमें ईडी की क्या डेवलपमेंट होती है, क्या उनके हाथ में कोई सबूत लगते हैं या नहीं लगते। क्योंकि इससे पहले जो बयान लिए वो मैंने आपको बता दिया, मुद्दा क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया और उसी मुद्दे को लेके जो है वो ये सारी जो है वो ईडी की एक प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारा जो माजरा है मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब कल तक जो है वो ईडी का पता चल जाएगा या लेट नाइट तक जो है वो ईडी का क्या इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताती है कि उनके घर से क्या मिला क्या नहीं मिला। तो उसके बाद में जो है हम आगे का उस पर विश्लेषण करेंगे कि इसमें जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा का कितना रोल है और कितना रोल नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने से कहने से नहीं होते, सबूतों के आधार पर जो है ये चीज़ें चलती है। और अगर सबूत गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ है तो आपको पता होगा राजस्थान में लाखों जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य जो है पिछले 5 साल में नहीं, चाहे वो वसुंधरा राजे की सरकार हो और फिर पिछली 5 साल अशोक गहलोत की सरकार में, तो आपने देखा कि धमाधम जो है वो हर भर्ती का पेपर जो है वो आउट हो रहा था, कोई लगाम कोई नकेल नहीं लगाई गई। तो कितने लाखों विद्यार्थियों का जो है वो भविष्य खतरे में पड़ा हुआ था। और अब भी जो है वो कई भर्तियां इसीलिए अटकी हुई थी क्योंकि उनके ऊपर जो है या तो हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया गया या पेपर आउट होने की वजह से जो है वो उनके ऊपर रोक लगा दी गई। तो ये आने वाले दिनों की अपडेट है। लेकिन अगर इसमें कोई अपडेट इसमें अगर कोई डेवलपमेंट होती है और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है, क्योंकि दूसरे जो आपके हुडला जो निर्दलीय विधायक है ओम प्रकाश हुडला, वो निर्दलीय विधायक है तो उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इस खबर से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम और इनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है तो फिर ये कांग्रेस को बैकफुट पे लाके खड़ा कर देगा और उसके बाद में जो है वो कांग्रेस की क्या दशा होगी ये आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको पता भी होगा। क्योंकि राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात होती है और किसी के खिलाफ जो है वो पुख्ता सबूत मिलना ये उसकी जो है वो दूसरी। क्योंकि आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी में भी हमने देखा था कि संजय सिंह भी पहले ये कहते थे कि मैं ईडी जो है वो मेरे ऊपर कार्रवाई मेरे से पूछताछ करके देखे, गरीब बच्चों से पूछताछ करके क्या, और जब सबूत मिल गए तो फिर क्या होता है वो भी हमने देखा। लेकिन एक फिर जिसको कहते हैं कि एक एक्सक्यूज बचता है कि फिर सारी चीजें जो है वो मोदी के ऊपर डाल दी जाती है कि ये सारा जो है वो मोदी करा रहा है। ठीक है, अगर
मान लेते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी भी अगर ईडी और सीबीआई से ये करा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई गलती होगी, आपके खिलाफ कोई सबूत होगा, तो फिर अगर उसकी रेड, अगर ईडी रेड डाल रही है, तो फिर वो अपनी जगह सही है, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।